हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एटम चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखिए, समझिए, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इसका, खासकर डेरिवेशन वाला पोर्शन में। तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे इस चैप्टर से भी। तो देखिए, आज का शुरुआती क्वेश्चन है क्या, राइट पोस्टुलेट ऑफ थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल का पोस्टुलेट देना है। तो एटम चैप्टर में बच्चों सबसे पहले आप जानते ही हो, जब खोजा गया तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बोला गया, ठीक है। अब फिर बाद में पता चलता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे यहाँ पे एटम के मॉडल्स के बारे में, एटम के बारे में बताने वाले अलग अलग साइंटिस्ट हुए, ठीक है, जिन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया। तो सबसे शुरुआती थ्योरी हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों अपन किसके बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, बोहर एटॉमिक मॉडल। ये तीन एटॉमिक मॉडल के बारे में इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला एटॉमिक मॉडल है जिसको अपने को याद रखना चाहिए। तो देखिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये बोलता है कि एक एटम जो है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है या मैटर है, जिसके पूरे वॉल्यूम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जैसे कि प्लम्स इन अ पुडिंग क्या होता है बताओ, डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहता है। बोलने का मतलब यह है, जैसे कि आप देखे हो वाटरमेलन, तो वाटरमेलन के अंदर में जो उसका बीज होता है, वो बीज समझिए इलेक्ट्रॉन है। तो वाटरमेलन में जितना रेड पार्ट है उसको समझ लीजिए मास एंड पॉजिटिव चार्ज, और जो बीज है उसको समझिए इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरीके से यहाँ प्लम्स इन पुडिंग जैसा रहता है, वैसे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहता है किसके अंदर बताओ, एक एटम के अंदर। और इन्होंने बताया अपने को एक और बात, क्या बताया कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर, उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब एटम होल एज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका पोस्टुलेट यहीं पे स्टार्ट होता है बच्चों, आपको याद रखना है, एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। तो पोस्टुलेट ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल देखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, एटम इज अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम आपका एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ठीक है। दूसरा याद रखना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली एम्बेडेड इन एटम लाइक प्लम्स इन पुडिंग, या सीड्स इन वाटरमेलन लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ पे और लिख सकते हो क्या, सीड्स इन वाटरमेलन, ठीक है। लेकिन ये सीड्स इन वाटरमेलन हम इंडियन लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन जी ने हमको बोला था, क्या बताया है हमको, इनके पोस्टुलेट में इनका जो शब्द था वो था प्लम्स इन पुडिंग। तो मेरे ख्याल से वो जो बोले थे उसी बात को हमको भी लिखना चाहिए, अपना वर्ड नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और तीसरा बात हमको बोला था, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एक बार और आप याद कर लीजिए, पहला बात क्या याद रखना है, एटम एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। एटम इज अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। दूसरा बात, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एटम एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन पुडिंग। और तीसरा पॉइंट आप याद रख लीजिए, तीसरा पॉइंट क्या है आपको बताओ, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, सो एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है, ये इनका मॉडल है। अब ये मॉडल है, ठीक है, एटॉमिक मॉडल है। तो ये एटॉमिक मॉडल है तो 100% ये बात यदि सच होता है ये एटॉमिक मॉडल, तो फिर आगे एटॉमिक मॉडल पढ़ने की जरूरत होता ही नहीं अपने को, है ना। तो यहां पे क्या होता है, ये मॉडल फेल हो गया होगा। अब फेल हुआ है तो इसीलिए यहां पे इसका ड्रॉबैक्स या फिर इसको लिमिटेशंस बोल सकते हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल देखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, तो थॉमसन मॉडल का सबसे पहला ड्रॉबैक्स यहां देखोगे, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और अदर एटम। अब क्या है बच्चों, हाइड्रोजन एटम हो गया या अदर एटम होता है ना, वहां पे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन सा मॉडल, थॉमसन मॉडल। तो दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको याद रखना है आपको। दूसरा बात, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट।
अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है एटम चैप्टर में, आप शुरुआती में ही पढ़ेंगे जब एटम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या होता है? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किनका है बताओ? रदरफोर्ड का है। यहाँ पे उन्होंने कुछ अरेंजमेंट रखा था जिसमें अल्फा पार्टिकल लगातार प्रोजेक्ट किया जाता था। अब अल्फा पार्टिकल यहाँ से आता था प्रोजेक्ट होकर सीधा सीधा, और यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखा हुआ था। अब उसके बाद वो जाता है, कुछ अल्फा पार्टिकल वहां से स्कैटर हो जाता है, पूरा पूरा मुड़ जाता है, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उससे पार कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फॉइल से दूर भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? वो स्कैटर हो जा रहा है, फैल जा रहा है। तो इनका जो लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन सा मॉडल? ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसका मतलब पता है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो होता है ना, उसमें न्यूक्लियस के बारे में खोजा गया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जब अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के नाम से वहां पे रिपल्सन फोर्स लगता है, जिससे अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है? दूर हट जाता है। अब दूर हटता है तो अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, वो ऐसे चले गए, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे चले गया, तो स्कैटर हो गया। तो यहां से यहां जितना एंगल में स्कैटर हुआ है उसको एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में थॉमसन मॉडल में पता ही नहीं था न्यूक्लियस जैसा कोई चीज होता है करके, और न्यूक्लियस में ही पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी पता नहीं था। तो इस नाम से ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आपको याद रखना है ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक्स में याद रखना है सबसे पहला क्या बताओ? दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और अदर एटम बोल सकते हो। और दूसरा बात आपको याद रखना है क्या? दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन, या दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल याद हो गया। थॉमसन मॉडल क्या बोलता है? ये बोलता है, पहला पोस्टुलेट इनका बोलता है क्या बताओ? थॉमसन मॉडल का जो पोस्टुलेट है पहला क्या है? एटम इज ए यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और दूसरा बात बोलता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली एम्बेडेड इन एटम लाइक प्लम्स इन पुडिंग। और तीसरा बात बोलता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ड्रॉबैक्स में याद रखना है दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और दूसरा याद रखना है दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थॉमसन मॉडल फिनिश होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है? राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट लिखना है अपने को। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है अपने को? कि एटम एक स्फीयर है। ठीक है, ओके, एक एटम जो स्फीयर है उसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज और इंटायर मास, लगभग इंटायर मास एक स्मॉल कोर या एक स्मॉल रीजन पे कंसंट्रेटेड होता है। उस रीजन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। मतलब ये मॉडल का पहला पोस्टुलेट ये बोलता है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है और लगभग इंटायर मास जो होता है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये इस मॉडल का कहना था। और दूसरा बात ये मॉडल अपने को ये बोलता है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर का है, फर्मी मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी मीटर बोलते हैं। और एक और बात इन्होंने हमको बोला कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और एक और बात अपने को पता चलता है इस मॉडल से कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये पता चलता है इस एटॉमिक मॉडल से। तो पहला इसका पोस्टुलेट क्या है बताओ इस मॉडल का? कि होल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। होल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एन एटम is concentrated in a small region called nucleus. The size of the nucleus, दूसरा बात ये बोलता है the size of the nucleus is of the order of 10⁻⁻15 meter, that is Fermi meter. The size of the nucleus is of the order of 10⁻⁻15 meter. और उसके बाद तीसरा बात बोलता है कि इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in circular orbit. इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in circular orbit. और चौथा बात बोलता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो मेरे ख्याल से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी आपको समझ में आया होगा। अब राइट टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का दो ड्रॉबैक लिखो। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल का कि दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम।
इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझ नहीं आया। तो देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा जगह चाहिए तो इधर को मिटा देता हूं। क्या होता है कि यहां पे देखिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस है, और ये क्या है पता है, ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। इसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है बताइए, इलेक्ट्रॉन। कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है बताओ, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन करता है तब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको मैं बोलता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अब समझिए, हमको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलता है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो अपने में से एनर्जी निकालेगा, रेडिएट करेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है? तो ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है बताओ, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। और जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा, जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका एनर्जी क्या होते जाएगा बच्चों, कम होते जाएगा। और एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो इतना बड़ा जो सर्कल में घूम रहा है वो सर्कल का साइज क्या होते जाएगा, कम कम कम, ऐसा कम होते 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 लास्ट कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस और एटम एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। बट प्रैक्टिकली हम जानते हैं यहाँ पे हम सब एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे अर्थ एग्जिस्ट करता है, सबका एक न्यूक्लियस होता है, हर एक एटम का न्यूक्लियस होता है, ये सब एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये जो बात है वो गलत है। किनका बात गलत है बताओ, इनका बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज, क्यों, तो इसका कारण क्या है बोलोगे बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके कारण वो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो उसका एनर्जी कम होते जाएगा, और एनर्जी कम होते जाएगा तो एट लास्ट वो कहां पे चले जाएगा बताओ, वो न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल, एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। दूसरा बात, दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और अदर एटम। ये जो मॉडल है एटॉमिक मॉडल, वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर अदर एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब लाइन स्पेक्ट्रम समझिए, स्पेक्ट्रम आता कहां से, अब स्पेक्ट्रम मतलब जानते हो ना भाई, यहाँ पे लाइट आता है, अलग अलग ग्रुप ऑफ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ग्रुप के लाइट्स आते हैं जिसको मैं स्पेक्ट्रम बोल सकता हूँ। जैसे कि आपका गामा रे होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, इंफ्रारेड होता है, ऐसे बहुत सारे रेस होते हैं, इन सब का अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और अदर एटम को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इसका भी रीजन क्या है पता है, अब देखिए अभी बताया इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, एक्सेलरेट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो उसका रेडियस क्या होता जाएगा बच्चा, रेडियस क्या होते जाएगा बताओ, कम, रेडियस कम होते 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 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखिए बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल है तो सीधी सी बात है 1 सेकंड में एक बार घूम रहा है। अब छोटा सर्कल होगा तो 1 सेकंड में 2 बार घूमेगा, अब और छोटा होगा तो 1 सेकंड में 3 बार 4 बार घूमेगा, और छोटा है तो 1 सेकंड में 10 बार घूमेगा इलेक्ट्रॉन। तो समझिए बड़ा सर्कल है तो 1 सेकंड में 1 बार, छोटा सर्कल है 2 बार, और छोटा होते जा रहा है 10 बार। तो यहां क्या हो रहा है बताओ, 1 सेकंड में 1 बार घूमता है तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 है, और 1 सेकंड में 10 बार घूमता है तो उसका फ्रीक्वेंसी 10 है। तो एक बात बताइए, अलग अलग रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो अलग अलग उसका क्या हो जाएगा बताओ, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा बताओ, यहाँ पे स्पेक्ट्रम मेरे को देगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम देगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट देगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो लगातार यहाँ पे लगातार वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो यहाँ पे हर फ्रीक्वेंसी का मेरे को लाइट मिलेगा, हर एक फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो लगातार उसका रेडियस कम होगा, लगातार रेडियस कम होगा तो हर एक फ्रीक्वेंसी का मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे लाइट मिलेगा, और हर फ्रीक्वेंसी का लाइट मिलेगा तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। इस कारण ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसको बताओ, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को। ठीक है बच्चों, ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां पे आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्या, व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर
व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ये आ गया। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास यहां पे, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ऑल्सो डिराइव फॉर्मूला फॉर इट, फॉर्मूला फॉर इट। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है समझाता हूं। तो हमको पता है ये क्या है बताओ, न्यूक्लियस है। ये क्या है बताओ, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है बताओ, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है बताइए, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहां से मान के चलिए मैं एक अल्फा पार्टिकल को, किसको बताइए, अल्फा पार्टिकल को यहां से क्या करता हूं बताओ, प्रोजेक्ट करता हूं। अब अल्फा पार्टिकल को इसमें प्रोजेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा बताओ, तो अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है बताओ, दो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे, सीधी सी बात है, ये वापस मुड़ जाएगा, मुड़ेगा। अब मुड़ेगा तो एक बात बताइए, ये जा इधर रहा था वापस इधर आएगा, तो इनके बीच का स्कैटरिंग कितना है बताओ, 180 डिग्री का है। कितना क्या बताओ, 180 डिग्री का है। अब यही अल्फा पार्टिकल को मैं इसके सेंट्रल लाइन से कुछ दूरी से फेंकता हूं। ये अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूं बताओ, अल्फा पार्टिकल को इससे कुछ दूरी से फेंक रहा हूं। अब देखिए ये अल्फा पार्टिकल को मैं फेंका, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहां से आते जाएगा तो यहां पे रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसका एक्चुअल पाथ ये था, ये एक्चुअल पाथ से ऐसे मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा। तो एक बात बताइए, एक्चुअल पाथ से जो मुड़ा है वो जो एंगल बना रहा है उस एंगल को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या बोलता हूं इसको मैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलता हूं, बिल्कुल बोलता हूं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब देखिए यहां पर जो अल्फा पार्टिकल को मैं ऐसे प्रोजेक्ट किया हूं, और ये क्या है बताओ आपका, ये जो है लाइन खींचा हूं डैश डैश करके, ये सेंट्रल लाइन है जो न्यूक्लियस को मिला रहा है। तो सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस बोल सकता हूं इसको मैं, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस बोल सकता हूं। और ये अल्फा पार्टिकल का क्या है बताओ, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है बच्चे। ठीक है, समझते जाइएगा बस। थोड़ा सा नॉइस हो रहा है यहाँ पे ट्रैक्टर का, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करिए। अब देखो ये सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस है और ये क्या है, इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है। इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चा, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही मैं बोलता हूं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलता हूं, इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है बताओ, इंपैक्ट पैरामीटर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है बताओ, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है बताओ, इंपैक्ट पैरामीटर है perpendicular distance between initial velocity vector of alpha particle and central line of nucleus is known as impact parameter। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होता जाएगा बच्चा, कम। एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, कम। तो देखो ना, मैं एक बात बताओ, मैं यहां से लाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे, सॉरी हाँ, इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होगा, और इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होगा। देखिए पास से लाऊंगा ज्यादा रिपेल करेगा तो ऐसा मुड़ जाएगा, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो गया। और यहां से फेंकूंगा तो इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता है इंपैक्ट पैरामीटर के घटने से, और इंपैक्ट पैरामीटर के बढ़ने से एंगल ऑफ स्कैटरिंग घटता है। खैर उस रास्ते मत जाइए, पहले इस रास्ते में आइए। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है उसको जानिए, वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। यही है आंसर आपका इसका। तो इसका आंसर आप करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, तो इसको आंसर करोगे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर of alpha particle and central line of nucleus is called, या known as बोल सकते हो, impact पैरामीटर। ठीक है, याद रखना यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर के बढ़ने से एंगल ऑफ स्कैटरिंग घटता है। इंपैक्ट पैरामीटर के बढ़ने से एंगल ऑफ स्कैटरिंग घटता है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग
क्या होता है बच्चा, घटता है। इसका मतलब वह इफ इम्पैक्ट पैरामीटर 0, इम्पैक्ट पैरामीटर is 0, then angle of scattering is 180 degree. Angle of scattering is कितना होगा बच्चा, 180 डिग्री। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, क्या पता एक मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाए, तो आप बना लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है इस बार 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी सेट में, सीजी बोर्ड के एग्जाम में। डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ऑल्सो डिराइव फॉर्मूला फॉर इट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है। तो यहाँ मैं क्या बोला था अभी जस्ट, क्या था बताओ, अल्फा पार्टिकल। क्या था बताइए, अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या है, मान के चलिए आपका न्यूक्लियस है। क्या है बताइए, न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल को मैं यहां से फुल स्पीड से फेंकूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा, तब इसके पास क्या होगा बताओ, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि क्या होगा बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम बिल्कुल होगा। अब एक बात बताइए, जब इसको मैं प्रोजेक्ट किया फुल स्पीड से, ये जाएगा जाएगा जाएगा, तो इधर आगे बढ़ते जाएगा तो क्या करेगा बताओ, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो इधर जा रहा है, अब वो रिपेल करेगा तो इसका स्पीड लगातार कम होते जाएगा, इसका स्पीड लगातार कम होते जाएगा, और कम होते 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 अल्फा पार्टिकल लास्ट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा। किसमें आ जाएगा, रुक जाएगा, यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा। अब पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ बदल जाएगा किसमें बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें बदल जाएगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में। और जब पोटेंशियल एनर्जी पूरा पूरा बदल जाएगा, तब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मैं क्या बोला यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ मैं क्या करता हूं बताओ, प्रोजेक्ट करता हूं, तब इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। और जब ये अल्फा न्यूक्लियस की ओर जाते रहता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम होते जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे अल्फा पार्टिकल रुक जाता है, जहां पे पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इन दोनों के बीच का जो सर्टेन डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां मैं डिफाइन कर सकता हूं, है ना, आंसर में certain distance from nucleus at which whole kinetic energy of alpha particle, है ना, become converted into, बोल देते हैं converted into potential एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लियर बच्चे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाएगा। अब इसका डेरिवेशन मेरे को करना है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक बात बताइए यहाँ पे क्या होगा बताओ, इसका डेरिवेशन करता हूं मैं, डेरिवेशन करता हूं इसका, तो मेरे क्या मिलेगा, मेरे यहाँ मिलेगा कि यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है किसके बताओ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे को यहाँ समझना पड़ेगा कितना है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर बच्चा। 100% इसका स्पीड होगा ना, फेंके रहूंगा तो, प्रोजेक्ट करूंगा तो। और पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है। एक बात बताइए, अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज है, उस चार्ज को मैं लिख दे रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, क्या बताओ, क्यू। क्या लिख दे रहा हूँ, क्यू। मेरे को पता है अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है बताओ, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो Q इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक। और न्यूक्लियस का चार्ज, अब मेरे को थोड़ा पता है किसका न्यूक्लियस है, अब जिसका भी न्यूक्लियस होगा उसका क्या होगा बताओ, एक एटॉमिक नंबर होगा, और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास प्रोटॉन होगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, और उतना प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E इंटू Z, तो इतना इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बताओ, फोर्स लगेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिए Q1 कितना है, Q1 कितना है, Q, और चाहेंगे तो आप इसको ले सकते हो 2E फॉर अल्फा पार्टिकल, और Q2 कितना है आप बताइए, ये है ZE, कितना है ZE, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे R को ले जाइए, mv स्क्वायर को नीचे ले जाइए, तो ये R नॉट बोल देता हूं, तो R नॉट इक्वल टू आ जाए कितना बताओ यहाँ पे,
ये होगा z और e का e से मल्टीप्लाई होकर होगा a स्क्वायर अपॉन में आएगा ये सब तो कट गया है, बचा है पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा mv स्क्वायर, ये आ जाएगा mv स्क्वायर। तो यहाँ पे आप नामकरण कर सकते हो वेयर, क्या बोल सकते हो, वेयर z है आपका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लो क्योंकि अल्फा पार्टिकल को मैं थ्रो किया हूं, और यहाँ पे v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और एक बात याद रखिएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट करके, क्या कि जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पे बच्चा वो कितना है पता है, 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है 2e, और दूसरा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इक्वल है किसके बताओ, Ze के। तो इस तरीके से आप डिराइव करेंगे, आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन मिल जाएगा, और मेरे को लगता है आपको समझ भी आया होगा अच्छे से। ठीक है, मैं इसको मिटा देता। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, यहां पे वो है क्या आपका, प्रूव दैट द टोटल एनर्जी वाला अभी नहीं बताता, पहले एक और समझते हैं। पहले क्या, प्रूव दैट रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज 1:4:9, या फिर बच्चों यही आ सकता है दूसरा तरीके से क्वेश्चन, सो दैट रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरीज इज n स्क्वायर, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साथ तक इसका डेरिवेशन लंबा जा सकता है, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखता मैं। ओके, देखिए इसका भी डेरिवेशन करा ही देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ा है। अब मेरे को स्टेशनरी ऑर्बिट का बात कर रहा है, तो स्टेशनरी ऑर्बिट कैसा होता है, मान के चलिए बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से सर्कुलर, तो मैं यहां पे एक सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट बना लेता हूं ऐसा। ठीक है भैया, बना लिए। अब यहां पे क्या होगा बताओ, न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस, इसके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन। 100% कौन रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, कुछ स्पीड के साथ v, और इसका यहां से यहां तक का रेडियस सपोज कर लेते हैं कितना है, r। अब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कितना होगा, Ze। तो यहां पे यही सब चीज सपोज कर लेते हैं, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, R क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट ले सकते हैं आप, V ले लेते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड बोले ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मेरे को ये सब पता ही नहीं है कितना कितना है। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसको किसका जरूरत पड़ेगा बताओ, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किसका जरूरत पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ मैं बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल हो किसके बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल है ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्चुअल फोर्स थोड़ा है, वो तो कोई फोर्स मॉडिफाई होता है, जैसे कि रस्सी में टेंशन बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऐसा सन के अराउंड घूम रहा है अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ये प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को पता है कितना होता है बताओ, mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है तुम्हें मेरे को पता है 1/4πε0 q1 q2/r²। तो q1 कितना है यहाँ पे बताइए, Ze, और q2 कितना है बताइए, e, और इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर तो r² हो गया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से एक r मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ बचेगा mv² कितना बचेगा, 1/4πε0, और ये हो जाएगा Z e² अपॉन में कितना बचा, r। आराम समझिए। अब देखिए मेरे को बोहर क्वांटाइजेशन थ्योरी पता है, तो भाई बोहर्स है ना, क्वांटाइजेशन
थ्योरी। तो बोहर क्वांटाइजेशन थ्योरी अपने को बोलता है क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या जो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है वो h/2 का क्या होता है बताओ, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां पे n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बोल सकते हो या इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। n = 1 2 3 5 ऐसा बोल सकते हो। यहां से आप निकाल लीजिए v, तो v निकालेंगे तो mr इसके अपॉन में आएगा, तो nh/2 और mr मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे mr आ जाएगा। नाउ इस वैल्यू को बच्चे यहां पे रख दो, तो m v स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो nh/2 mr का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1/4 ze स्क्वायर अपॉन कितना है बताइए r। तो m अब स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 और ये होगा ze स्क्वायर अपॉन r। अब देखिए मैं यहां से r स्क्वायर को इधर लाऊंगा और ये दोनों को नीचे में लाऊंगा और ये दोनों को ऊपर ले जाऊंगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है, देखिए mn स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर है अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर है। अब देखिए ये नीचे में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर में है तो इधर आके नीचे में आ जाएगा जेड स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर, नीचे में है तो इधर आके ऊपर में आ जाएगा आर स्क्वायर, नीचे में बचेगा आर। ये आर आर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखिए यहाँ से 4 और 4 कटेगा, यहाँ से पाई और पाई कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे बचा क्या बताओ, एक आर, उस आर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लेता हूँ। क्या क्या बचा है बताओ, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बचा है, फिर क्या बचा है m, ओके, फिर क्या है h स्क्वायर, ओके, फिर लास्ट में लिखूंगा किसको बताओ n स्क्वायर को, अपॉन में क्या बचा है z, z को बाद में लिखना e स्क्वायर m स्क्वायर और z। तो यहाँ पे एक m भी तो कट रहा था यार, तो m मैं कटा दूंगा तो यहाँ पे m का कोई काम ही नहीं है, तो कितना है बताइए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन बचेगा आपका z e स्क्वायर m। क्या बचेगा z e स्क्वायर m या m e स्क्वायर z बचेगा। अब बात ये मान के चलिए हाइड्रोजन एटम का कर रहा होगा, तो हाइड्रोजन एटम कर रहा होगा तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऐसा बोल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला में पूरा पूरा गौर से देखिए, r किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, n स्क्वायर पे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, मास तो मास ऑफ आप जानते हो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ही होगा, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कांस्टेंट चार्ज है 1.6 10⁻⁹ और z भी तो कांस्टेंट है एटॉमिक नंबर, तो ये सब कांस्टेंट है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चा n स्क्वायर। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा n स्क्वायर। अब यहीं पे यदि मेरे को ये रेशियो निकालना है तो इफ यहां पे रखूं है ना, इफ यहां पे रखूं मैं n = 1 2 3, तो r1 रेशियो r2 रेशियो r3 ऐसा करते करते मैं जाऊं तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे तो 1 रखूं तो कितना आएगा 1 स्क्वायर रेशियो, 2 रखूं तो कितना आएगा 2 स्क्वायर रेशियो, 3 रखूं तो कितना आएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 रेशियो 2 का स्क्वायर 4 रेशियो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ गया। अब बताइए एग्जाम में आ चुका है एक बार, तो इसको आप आराम से इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, डरना मत, बहुत आसान है, बस दिखने में अजीब सा है कि लगता है कि बड़ा टफ है, बट टफ ऑफ कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बहुत आसान है। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं। इसका जो रिजल्ट आया है उसका मैं यूज करूंगा, इसलिए वो रिजल्ट को बस नहीं मिटा रहा हूं मैं। वो रिजल्ट कहां है सर, वो रिजल्ट यहां है, इन दोनों को यहां पे रहने देते हैं। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट डेरिवेशन आपको बनता है, उस डेरिवेशन को मैं लिखूंगा प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज E इक्वल्स टू कितना है -e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये है, इस बात को मेरे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी आपका 3 मार्क्स का सवाल बन सकता है। चलिए बनाते हैं, फिर ज्यादा टाइम पास नहीं करते। तो सॉल्यूशन इसका आंसर करोगे तो सबसे पहले लिखोगे क्या पता है ना, सिंस पहले एक ऑर्बिट बना देते हैं ना, आप भी ऑर्बिट तो है ही, इसी का तो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस है, तो इसका जेड होगा चार्ज, ये रेडियस होगा और ये इलेक्ट्रॉन होगा और ये इसके ऊपर ऐसा रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए कितना स्पीड से, v स्पीड से। ओके, अब मेरे को स्पीड पता है क्या,
मेरे को स्पीड पता है क्या? स्पीड नहीं पता है, तो स्पीड मैं निकाल सकता हूँ। तो स्पीड आप कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए मैं अभी जस्ट बताया था आपको क्या, mv²/r ये सेंट्रीपिटल फोर्स था, इक्वल था किसके बताओ? 1/4πε0 ये था Ze × E अपॉन किसके? r² के। तो r कटा था, तो यहाँ पे m को उधर भेज देंगे तो v² = आएगा 1/4πε0 Ze² और r यहाँ पे है और यहाँ पे m आ जाएगा, तो m × r आ जाएगा। ये वैल्यू आएगा? बिल्कुल आएगा। अब हाइड्रोजन एटम के लिए होगा तो मान के चलिए Z का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। Z का वैल्यू कितना ले लेता हूँ यहाँ पे? 1। छोड़िए Z को भी ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। 1 लेना रहेगा, लास्ट में ले लूंगा मैं। तो इतना मेरा v² का वैल्यू है, बस इसी को आपको याद रखना है। अब एनर्जी बात कर रहे थे, एक बात बताइए, यहाँ पे लेट कर लेते हैं अपन, यहाँ पे जो टर्म वहां पे दिख रहा है, तो यहाँ पे r को बस ले लेते हैं, क्या बताए? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप का एनर्जी होगा, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास दो टाइप का एनर्जी होता है। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास दो टाइप का एनर्जी होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास स्पीड है, और दूसरा होता है इनके बीच में जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, उसके काइनेटिक एनर्जी आता है, जिसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी को K = ½ mv² लिख दूं मैं? बिल्कुल लिख दे। तो K = ½ m v² का वैल्यू कितना है आप देखिए, तो v² का वैल्यू है 1/4πε0 Ze² अपॉन m × r है। तो ये m कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो K = कितना बचेगा? तो 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 1/2/4 8πε0, और यहाँ पे e² को लिख दीजिए अपॉन में r, और लास्ट में लिख दीजिए z। तो 1 का कुछ काम ही नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट Ze² लिख देता हूँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, 100%। अब देखते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ PE। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी U लिख देते हैं, और U = पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बताओ? तो पोटेंशियल एनर्जी आता है 1/4πε0 Q1Q2/r²। तो Q1 कितना है बताइए यहाँ पे? Ze। और Q2 कितना है बताइए? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए माइनस ही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखते हैं यहाँ पे Q1 Q2 का विद साइन रखते हैं, फोर्स में नहीं रखते। यहाँ पे क्या था बताओ? फोर्स था, तो फोर्स में यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस लेंगे, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन के हिसाब से बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो फोर्स में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया जाता है, बट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब जगह आपको चार्ज को विद साइन लेना रहता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव ले लिया। अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r आ जाएगा, ओके। तो u = कितना आएगा? माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो ये क्या आएगा? क्या बताओ? Z को बाद में लिखना, E को लिखो E², नीचे पीछे Z अपॉन 4πε0 इंटू कितना हो गया बच्चा? R हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अच्छा Z को यहाँ शुरू में लिखा हूं, यहाँ भी लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या? Ze², बात खत्म। क्या बात कर रहे हैं? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी होता है बच्चा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है आप बताइए? ये है आपका Ze² अपॉन कितना है बताओ? 8πε0 इंटू r, और u का वैल्यू कितना है? माइनस Ze² अपॉन 4πε0 इंटू r। अब E = यदि मैं यहां से निकाल दूं Ze² ऑफ किसको निकाल दूं बताओ? πε0 r को, πε0 r को, यहाँ बचेगा 1/8, यहाँ बचेगा 1/4, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 बचा है और यहाँ पे 4 बचा है, बाकी सब तो बाहर है। अब देखिए 8 है तो इसको भी 8 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? Ze² अपॉन πε0 r, ये हो जाएगा 1/8 माइनस 2/8। अब देखिए 8 सेम है तो ऊपर से डायरेक्ट घट जाएगा, तो 1 माइनस 2 कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। तो -1 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो माइनस Ze² और अपॉन में 8 है तो 8 को सामने लिख देते हैं, 8πε0 इंटू r, ये आपका टोटल एनर्जी हो गया। और इफ फॉर हाइड्रोजन एटम आप Z का वैल्यू ले लीजिए 1, तो वहां पे 1 ले देते हैं, तो E = कितना आ जाएगा? माइनस E² अपॉन कितना आएगा? 8πε0 इंटू r, ये आ जाएगा आपका एनर्जी। अब देखिए R का वैल्यू यहां जो निकाले हो, ये वैल्यू को यहाँ पे लाकर रखोगे, रखने के बाद जब लाते हो तो बच्चे यही एनर्जी जो आता है माइनस कितना आता है पता है? 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n², और यहाँ पे Z² भी आता है, ये आता है,
ठीक है, यदि जेड के साथ रखोगे तो जेड के साथ यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे कहाँ पे सॉरी, इस वैल्यू को उठा के इस आर की जगह रखोगे, पूरा वैल्यू को आर की जगह रखोगे, सॉल्व करोगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा तो ई का वैल्यू, पाई का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एच का वैल्यू, ये सब वैल्यू को आप रख दोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आता है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। यहीं से आप ऑर्बिट की एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है, तो खैर मेरे को यहां तक करना था, मैं कर दिया, आपको समझ में आया होगा। अब आगे मिटा देता हूं। अब यहां पे आता है क्या, एक्सप्लेन postulate of Bohr's atomic model, Bohr's atomic model। और यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे मेरे पास क्या इसी का, व्हाट आर limitations of Bohr atomic model, Bohr's atomic model। ठीक है, देखते। तो एक्सप्लेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोल रहे हैं, समझिए। तो पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है पता है, कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है जिस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करता, उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट in which it does not radiate energy, and this orbit is called stationary orbit, stationary orbit। ओके, तो आपको क्या समझ में आया, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, उस ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट इन विच इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी एंड ऑर्बिट इज नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, दूसरा बात क्या बोलता है, दूसरा बात ये बोलता है कि वो जो ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग स्टेशनरी ऑर्बिट is integral multiple of h/2 pi, h/2 pi। तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज करके क्या, तो L इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, इसको NH/2 pi। वेयर आप बोल सकते हो n क्या है बताओ, तो n को आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके ओके, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हो, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम 11th क्लास में पढ़े हैं, MVR होता है, तो MVR इक्वल टू होता है NH/2 pi होता है, NH/2 pi होता है। क्लियर बच्चे, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 pi। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहां पे, वो है क्या कि भाई साहब एनर्जी रेडिएट कब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक स्टेशनरी ऑर्बिट से एक हायर एनर्जी लेवल से दूसरे लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है, या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है।
तो हायर से लोअर एनर्जी लेवल जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो एनर्जी होगा वो इक्वल होगा इन दोनों हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। तो when electron make transition from higher energy level to lower energy level, then it emit, क्या बोल सकते हो बताओ, रेडिएशन, रेडिएशन या फिर एनर्जी बोल दो, एनर्जी है ना, विच इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हायर एनर्जी लेवल, बिटवीन ऐसा बोल दो इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी लेवल। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हो, ये डेल्टा ई जो होगा, जो लाइट के फॉर्म में निकलेगा, वो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल के इक्वल होगा, जो एनर्जी रिलीज होगा। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है बोहर एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जिस ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करता। दूसरा बात, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इलेक्ट्रॉन जब एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है, ट्रांजिट करता है, तब वो एनर्जी रेडिएट करता है, और जो एनर्जी रेडिएट करता है वो इक्वल होता है इनिशियल एनर्जी लेवल और फाइनल एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है बस। अब इसका आंसर करते हैं। देखिए, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इस एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन क्या है? ठीक है, बहुत सारे लिमिटेशन है लेकिन 3 बताऊंगा मैं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन आता है क्या? तो पहला लिमिटेशन है बच्चा कि जो ये एटॉमिक मॉडल है ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। अदर एटम है, मान के चलो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अब मान चलो अदर एटम आ गया, अदर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता। तो बोल सकते हो दिस मॉडल एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, हाइड्रोजन लाइक एटम बोल सकते हो, एंड फेल्स फॉर अदर एटम्स ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉडल क्या होता है बताओ? ये मॉडल एप्लीकेबल होता है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है, और ये फेल हो जाता है अदर एटम जिसके पास 2 या से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिए क्या, कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में ही क्यों घूमता है, जबकि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम सकता है। ठीक है, ओके, तो यहां मैं क्या बोलूंगा इसको बताओ। This model cannot explain, this model cannot explain why only circular orbit chosen when there is elliptical ऑर्बिट ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये मॉडल हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाया सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन काहे घूमता है, जबकि इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम सकता है। ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट है तो ऐसा इलेप्टिकल ऑर्बिट भी घूम सकता है, ऐसा इलेप्टिकल ऑर्बिट भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। इसके बारे में ये मॉडल अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ओके, और इसमें बोल सकते हो कि ये फाइन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किसके बारे में? तो तीसरा अपने को क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया बताओ। दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन किसके बारे में? फाइन लाइन
स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो इसको याद कर लेना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ड्रॉबैक, लिमिटेशन और साथ ही साथ इसका पोस्टुलेट, इसको याद रखना। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये और उसका मैं डेरिवेशंस कुछ कराया उसको याद कर लेना, इंपैक्ट पैरामीटर बताया उसको याद कर लेना, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताया उसको याद कर लेना। अब इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ओके, तो यहां पे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहला फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, दूसरा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ, तीसरा इन विच रीजन दिस वेवलेंथ लाई, ऐसा बोल सकते हो। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, फाइंड। ठीक है, एक बात बताओ, मैं इसी को लाइमन में है तो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं किसमें बताओ, बामर में, और इसी कर दूंगा किसमें, पास्चन में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखता, टाइम वेस्ट होता है। और थोड़ा सा इंक में यहां भर लेता हूं बच्चों, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेट फॉलोइंग फॉर लाइमन सीरीज। अब बच्चों क्या होता है हाइड्रोजन एटम का, ऐसा टाइप का क्या होता है पता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। n = 1 रहता है, जिसको मैं बोलता हूँ क्या बताओ, ग्राउंड स्टेट बोलता हूँ स्पेक्ट्रम के बारे में। फिर यहाँ पे आता है n = 2, जिसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलता हूँ। इसके बाद आता है आपका n = 3, जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या बताओ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल सकता हूँ, एक्साइटेड स्टेट बोल सकता हूँ। इसके बाद आता है n = 4, ठीक है, जिसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। फिर n = 5 आएगा, फिर n = 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर ऐसा करते 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 जाएगा और लास्ट में n = कितना आएगा बच्चा, इन्फिनिटी। तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो एनर्जी होता है लगभग -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस का सबसे पास वाला ऑर्बिट। फिर उसको जस्ट दूर जाओगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका कितना पता है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है अपॉन n²। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा, और 2 रखेंगे तो 2 रखो तो यहाँ 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आता है। फिर यहाँ पे आप 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चा, लगभग -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट आता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर n = 4 रखेंगे तो यहाँ पे आता है लगभग -0.85 कुछ आता है। ऐसा करते करते जाता है और लास्ट में कितना हो जाता है बताओ, 0 हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिलता है। मान चलिए यहाँ पे इन्फिनिटी से पहले मान के चलिए यहाँ से गिरा, कैसे, पहला ऑर्बिट, फिर यहाँ से यहाँ गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर ऐसा करते 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 ये गिरते आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिलता है, यहाँ पे एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिलता है जिसको मैं बोलता हूँ लाइमन सीरीज। क्या बोलता हूँ, लाइमन सीरीज। वैसे यहाँ पे गिरेगा सेकेंड ऑर्बिट में, फिर ऊपर से गिरेगा और ऊपर से गिरेगा और ऊपर से गिरेगा और ऊपर से गिरेगा, ऐसा गिरते 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 आएगा। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिलता है उसको मैं बोलता हूँ बाल्मर सीरीज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, बाल्मर सीरीज बोलता हूँ। अब ऐसे ही फिर यहाँ से गिरेगा, इलेक्ट्रॉन गिरेगा मतलब जंप करेगा, ठीक है, ट्रांजिट करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, तब यहाँ पे मिलता है मेरे को पास्चन सीरीज। क्या मिलता है, पास्चन सीरीज मिलता है। उसके बाद मिलता है ब्रैकेट, उसके बाद मिलता है पी फंड। तो ब्रैकेट 4th में मिलेगा, पी फंड मिलेगा किस में बताओ, 5th नंबर में। खैर मैं इन तीनों के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं। देखिए, तो लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, अब ये ट्रांजिट कर रहा है तो 100% वेवलेंथ आएगा अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, देखिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू आता है r 1/n 1² - 1/n 2²।
तो n1 मतलब ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, n का वैल्यू। तो एक बात बताइए, लाइमन सीरीज में हर एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर रहा है बताइए? 1 नंबर पे। किसमें कर रहा है? 1 पे। यहां से यहां कूदा, यहां से यहां कूदा, यहां से यहां कूदा, यहां से यहां कूदा, कि कूद किस में रहा है, जंप किस में कर रहा है? n इक्वल टू 1 पे। तो n इक्वल टू 1 आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा मान के चलो n स्क्वायर, जहां पे n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा कितना? 2 3 4 5। देखो ना, 2 से जंप किया, 3 से जंप किया, 4 से जंप किया, ऐसा करते करते आ रहा है। तो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे बच्चों जो r है उसको मैं बोलता हूँ रिडबर्ग कांस्टेंट बोलता हूँ, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। और रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है बच्चा 1.097 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स होता है, जिसको अप्रोक्सीमेट मैं 1.1 इंटू 10 पावर 7 लिख देता हूँ, ठीक है। बट ये दिया रहा है तो उचित है, एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। दूसरा नंबर याद रखिएगा, क्या? मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलता है? तो बच्चा मैक्सिमम वेवलेंथ तब मिलेगा जब ये जंप करे, कहां से बताए? पास से। तो 2 से यहां जंप करता है तो यहाँ मैक्सिमम मिलता है, इसमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और जब इंफिनिटी से जंप करता है किसमें बताओ? यहाँ पे, तब मिलता है मिनिमम। तो मैक्सिमम कब मिलता है बताओ? तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलता है? जब n का वैल्यू कितना हो जाए बताओ? 2। और 2 होगा तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैक्स। और यहाँ कैलकुलेट करेंगे r 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू आता है कितना पता है यहाँ पे? ये 4 में से ये गया 3, तो 4/3r आता है। और इसका वैल्यू जब निकालोगे, r का वैल्यू इतना रख के पूरा एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करोगे तो लगभग कितना आता है? 1215 एंगस्ट्रॉन आता है। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है बच्चों, इसका वैल्यू आप याद कर सकते हैं, इसको आपको परीक्षा बोध में मिल जाएगा या फिर आपके बुक में मिल जाएगा प्रबोध के। इतना लगभग आता है, या आप इतना ही वैल्यू लिख के छोड़ दें, r का वैल्यू यहाँ पे आप लिख ही दिए हैं, तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। कितना वैल्यू याद करेगा आदमी? भले वैल्यू उसमें बुक में दिया है तो इसको याद करके हमको क्या ही मिल जाएगा? हमको तो निकालना आता है ना, r का वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तीसरा नंबर क्या पूछा है पता है? ये किस रीजन में लाई करता है? तो बच्चों ये जो आता है वो उस रीजन में लाई करता है जिसका वेवलेंथ इसके बीच में बिलोंग करता है, जो कि होता है अल्ट्रावायलेट रीजन। कौन सा होता है? अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इसका आंसर क्या है बताओ? किस रीजन में लाई करता है? इसका आंसर लिखूंगा अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसका मैक्सिमम बताया हूं, मिनिमम नहीं बता पाया हूं, तो बच्चे यहां मिनिमम बता रहा हूं इसका। तो इसका दूसरा बताते हैं मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? देखिए, तो मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा बताया था मैं, बताओ? जब ये इन्फिनिटी से जंप करेगा। तो n का वैल्यू कितना आएगा? इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/λ मिनिमम मिलेगा। और ये इक्वल आएगा कितना बताओ? r, ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो लैम्डा मिनिमम, ये तो 0 होगा, तो r/1 उल्टा हो गया 1/r हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे ये वाला वैल्यू, तो लगभग आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। इसको आप याद रख सकते हैं, मेरे को याद है तो लिख दिया, हर का नहीं पता। अब इसके बाद बामर बताऊंगा, पास्टन बताऊंगा, मेरे को शायद याद ही नहीं है, सही, क्योंकि मैं याद कैसे कर सकता हूँ उसको? वो वैल्यू को याद करके मेरे को क्या ही मिलेगा? मेरे को पता है जबकि निकालने का तरीका ये है, ठीक है। बट आप याद कर लीजिएगा एग्जाम में, यदि एग्जामिनर को चाहिए ये वैल्यू तो लिख दो भाई। बट काहे एग्जामिनर ये वैल्यू को चाहेगा जबकि आप ये लिखे हो? तो एग्जामिनर को इसमें खुश होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए, कैलकुलेट फॉलोइंग फॉर बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का यही वेव फॉर्मूला, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ। तो बच्चे बस यहाँ पे 2 लिख दो, क्योंकि बामर में देखो, बामर यहाँ पे मिल रहा है, किसमें मिल रहा है बताओ? n = 2 में, तो 2 रख दो। अब n कहाँ से स्टार्ट होगा? ये वाला n ऊपर से 3 4 से स्टार्ट होगा, तो 3 4 5 ऐसा जाते रहेगा। कहाँ से आ रहा है देखो ना, बाल्मर कस पे 3 से जंप कर रहा है, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसा करते करते जंप कर रहा है, तो यहाँ पे सेम रहेगा। अब मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n का वैल्यू कितना है बताओ? यहाँ पे 3 है, 3 आएगा। तो यहाँ पे मैं 3 रखूंगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 में से 1 माइनस कितना आएगा? 9 में से यहाँ पे कितना है? सॉरी 2 भी तो है यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताओ? इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r 1/λ max इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/9। सॉल्व करो तो 9 माइनस 4 कितना आएगा बताओ? 5। 9 माइनस 4 कितना आएगा? 5, और ये 36, और यहाँ पे r, और रेसिप्रोकल लोगे तो 36/5 r कितना आएगा बताओ? इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो लैम्डा मैक्सिमम आएगा कितना? 36/4, 5 9 माइनस 4 5 है, सॉरी 5 r आएगा। अब यहाँ पे बच्चे r का वैल्यू आप रखोगे, ये वाला वैल्यू, और कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कुछ मिलेगा शायद तक 3436 3436 ऐसा कुछ वैल्यू है, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है मेरे को।
अब देख लीजिएगा इसका वैल्यू को, ठीक है, या फिर यहीं तक छोड़ दीजिएगा, आर का वैल्यू तो ये है। अब मिनिमम वेवलेंथ इन्फिनिटी पे ही मिलेगा, ये तो 2 ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ रेसिप्रोकल कितना आएगा 4/r। अब 4/r लगभग इसका आ जाएगा, कितना आना चाहिए मैं नहीं बता पाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो r का वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद जो कैलकुलेट करके आता है वो वैल्यू को आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और ये जो रीजन में लाई करता है वो रीजन होता है बच्चा कौन सा पता है, विजिबल रीजन होता है। कौन सा होता है, विजिबल रीजन होता है, इसको आपको याद रखना है, क्लियर है, विजिबल रीजन में लाई करता है। अब तीसरा पूछ सकता है आपसे, किसमें बताओ, इसमें पाश्चन सीरीज पूछ सकता है, इसी में क्या पूछ सकता है, पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज में फॉर्मूला आपको लाना है, तो देखिए पाश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएगा कहां से बताइए, तो पाश्चन सीरीज किससे स्टार्ट हो रहा है बताओ, 3 से, मतलब 3 पे जंप कर रहा है सबका सब, तो इसकी जगह कितना आएगा 3, और n का वैल्यू स्टार्ट हो कहां से बताओ, 4 5 6 कहां से स्टार्ट होगा, तो इस वैल्यू में रखेंगे आप कितना जब बताओ, तो मैक्सिमम के लिए कितना रखना पड़ेगा 4, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगा कितना बताओ, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा इसमें देखिए, तो ये 16 9, तो 16 माइनस 9/16 इंटू 9, तो घट कितना आएगा बताओ 7, कितना आ जाएगा बताओ, घट के 7 आएगा, और 16 आंसर 144, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आएगा 144/7 r आएगा, ये बच्चा आएगा इसका, ठीक है। वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, इन्फिनिटी यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ कितना है बताओ 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ कितना आएगा 9/r, और इसका वैल्यू फिर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो रीजन किस रीजन में लाई करता है बोल दिया, किस रीजन में ये लाई करता है ये वेवलेंथ, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा क्या, इंफ्रारेड, किसमें, इंफ्रारेड। तब लाइन पाश्चन सीरीज भी इंफ्रारेड में, अब इसके बाद आता है ब्रैकेट, वो भी इंफ्रारेड में लाई करता है, पी फंड भी आता है वो भी आपका इंफ्रारेड में लाई करता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका एटम का हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और एग्जाम में बढ़िया करना है। अब देखो न्यूक्लियाई चैप्टर है, तो न्यूक्लियाई चैप्टर से आपको पढ़ना चाहिए बच्चों न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ो, उसका एग्जाम्पल पढ़ लो, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ लो, ठीक है, ये पढ़ लेते हो आप। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ना चाहिए, मास डिफेक्ट, इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना, किसी न किसी सेट में आएगा, ये मास डिफेक्ट के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए किसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी क्या है, और फिर रेडियो एक्टिविटी से आपका यहाँ पे अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके होता है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल के बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंस होता है, जिसको आपको याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लियाई चैप्टर से, जो आपको याद होना ही होना चाहिए। और फिर बेसिक तौर पे आप देखेंगे तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है, किसका, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, इस बात को प्रूफ करना है। और एक और बात याद रखना कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो मास नंबर के 1/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सबको आपको पढ़ना है और पढ़ के जाना है और एग्जाम में अच्छा करना है बच्चों। और आपको छोटा छोटा बात भी पता होगा न्यूक्लियाई चैप्टर में, आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है और आइसोबार क्या है, इतना पढ़ते हैं न्यूक्लियाई आपको खत्म। और यदि यहां से न्यूक्लियाई चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है तो वो एक ग्राफ हो सकता है बच्चे, जिसको आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए, किसके बारे में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व को अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, जो कि एग्जाम में आ सकता है। आपको जरूरत पड़ता है तो मेरे को बताइए, मैं कल तो लास्ट डेट है, कल तक मैं वीडियो प्रोवाइड आपको कर दूंगा, आप लास्ट में देख के जा सकते हैं। जरूरत रहेगा तो बिल्कुल कमेंट में करिए, आंसर कीजिए और मैं उसका जरूर जवाब दूंगा और वीडियो बना दूंगा। यदि ज्यादा लोग बोलोगे जरूर बनाऊंगा वीडियो को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।